बच्चों को शिक्षा का। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये सवाल पैदा हुआ कि श्रमिकों को उनका सही हक मिलना चाहिए। इसको लेकर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया। फिर ये सवाल उठा कि ये मजदूरी न्यूनतम ही क्यों ना हो, ये मजदूरी उचित मजदूरी होनी चाहिए। तो फिर उचित मजदूरी तय करनी शुरू की गई। इसके साथ साथ कई और सवाल आए, जैसे श्रमिकों के काम के घंटे निश्चित किए जाएं। इसको लेकर यह तय किया गया कि एक सप्ताह के अंदर श्रमिक को 48 घंटे काम करना होगा। इसके साथ और सवाल भी उठे, जैसे बीमारी की अवस्था में या किसी ज़रूरी काम के लिए श्रमिक को छुट्टी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए अवकाश के अवसर भी तय किए गए। इसी के साथ साथ ये भी सवाल उठा कि क्या मालिक को जब चाहे श्रमिक को नौकरी पर लगाने और हटाने का हक है। ये सोचा गया कि मालिक को इस तरह का बेरोक टोक अधिकार नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून बनाया। औद्योगिक विवाद कानून का मतलब ये था कि श्रमिक को निकालने से पहले उस पर कोई आरोप लगाए जाए, उसको जवाब देने का हक दिया जाए, और अगर वो दोषी पाया जाता है तभी उस पर सजा देनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि मालिक जब चाहे उसको निकाल दे। इस तरह से सरकार का ये मत था कि श्रमिक जो है उत्पादन का साझीदार है और उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। और इस मानवीय व्यवहार को दृष्टि में रखकर सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून जो था उसकी स्थापना की और श्रमिक को उत्पादन का महत्वपूर्ण अंग माना। हमने उत्पादन में श्रम को एक साझीदार मान लिया और साझीदार मानने के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि श्रमिकों के कुछ हक होने चाहिए और उन हकों के लिए एक कानून बनाना ज़रूरी है। इसलिए देश में औद्योगिक विवाद कानून बनाया गया ताकि श्रमिकों को जब चाहें नौकरी पर लगाएं और जब चाहें उनको नौकरी से निकाल दें, ऐसा न हो और इस प्रकार का हक मालिकों को नहीं हो। मजदूर नेताओं ने भी इसमें बहुत भाग लिया। उस समय वी गिरी जो भारत के बाद में राष्ट्रपति बने, वो एक मजदूर नेता थे और उन्होंने इस औद्योगिक विवाद कानून को बनवाने में अहम भूमिका अदा की। वास्तव में औद्योगिक विवाद कानून का मुख्य उद्देश्य ये था कि श्रम को एक वस्तु नहीं माना जाना चाहिए कि जब चाहें उसका उपयोग कर लिया और जब चाहें उसको फेंक दिया। श्रम एक मानव है और मजदूर को एक इंसान के तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके साथ एक मानवीय व्यवहार होना चाहिए। इस बात को लेकर औद्योगिक विवाद कानून बना और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। बाद में ये अनुभव किया गया कि ये जो सामाजिक सुरक्षा दी गई है, इसका मजदूर पूरी तरह से सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इच्छा तो ये की गई थी कि इससे मजदूरों के अंदर काम करने के लिए तत्परता बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसी को अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छा वेतन दिया जाता है, तो ये सोचा गया कि काम करने की भी उसको अधिक प्रेरणा आएगी। लेकिन व्यवहार में ये बात सिद्ध नहीं हुई। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ये बात और भी प्रबल रूप में उठकर आई। सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी भी अधिक थी, प्रोविडेंट फंड भी मिलता था, पेंशन भी मिलती थी, लेकिन मजदूर अपने काम को बहुत दिलचस्पी से दिल लगाकर नहीं करते थे। इसलिए बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने लाभ पर नहीं चल रहे थे, घाटे पर चल रहे थे, उनमें लागत अधिक थी। इसलिए ये सवाल पैदा हुआ
कि क्या ये सामाजिक सुरक्षा अगर अत्यधिक रूप में दी जाए तो ये समाज के विकास में रुकावट तो नहीं बन गई, क्योंकि कोई भी समाज अगर वो मजदूरों को अच्छा वेतन देना चाहता है तो उस समाज में अर्थव्यवस्था में उत्पादिता बढ़नी चाहिए, क्योंकि आखिर उत्पादिता में से ही तो मजदूरों को आप अधिक वेतन दे सकेंगे। इसलिए ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो असीमित सामाजिक सुरक्षा मिल गई है, इस सामाजिक सुरक्षा को कुछ हद तक सीमित करना होगा। और इसलिए कारखानेदारों ने, मिल मालिकों ने यह सवाल उठाया कि हमें मजदूरों को रखने और निकालने का अधिकार देना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि मजदूरी कानून में संशोधन होना चाहिए। और इस प्रकार से उनका ख्याल था कि थोड़ा भय पैदा करें ताकि मजदूरों में काम करने की इच्छा जो है वो बढ़े और देश में उत्पादिता का विकास हो। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार चालू किए गए। इन आर्थिक सुधारों का मूल लक्ष्य निजीकरण, उदारीकरण और बाजारीकरण को बढ़ावा देना था। इस उद्देश्य को लेकर मिल मालिकों ने यह कहा कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें उत्पादिता नहीं बढ़े, और उत्पादिता बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि लागतें कम हों, क्योंकि उत्पादिता में से अगर लागत कम कर दें तो शेष प्रॉफिट रह जाता है या मिल मालिक का लाभ, और जितना लाभ अधिक होगा उतना ही वह अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होगा। अब सवाल ये हुआ कि लागत कम करने के लिए क्या किया जाए। मिल मालिकों का कहना था कि उन्हें लागत कम करने के लिए श्रमिकों की मात्रा को बदलने का अधिकार देना चाहिए, यानी अगर अधिक कामकाज के मौसम में अधिक श्रमिकों की ज़रूरत है तो वो अधिक श्रमिक लगा सकें, और कम कामकाज के मौसम में अगर कम श्रमिकों की ज़रूरत है तो उनमें से कुछ को हटा सकें। आज अगर मुझे 1000 श्रमिक चाहिए तो मैं 1000 को नियुक्त कर लूं, और फिर अगर मांग गिर जाती है और मुझे 800 श्रमिकों की ज़रूरत है तो मैं 200 श्रमिकों को हटा सकूं। यह बात मिल मालिकों ने कही, और इसको उन्होंने नाम दिया लेबर फ्लेक्सिबिलिटी या श्रम लोचशीलता का। पहले भी ये बात उठी थी, तब इसको नाम दिया गया रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर या श्रम का सुव्यवस्थीकरण। बात एक ही है, यानी कि किसी भी कारखानेदार को, किसी भी उत्पादक को अपनी आवश्यकता अनुसार श्रम को लगाने का अधिकार होना चाहिए। यह बात रखी गई, और ये उदारीकरण में या प्राइवेटाइजेशन में एक मूल मुद्दा बना कि क्या मिल मालिकों को ये स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे जितने श्रमिक उनको आवश्यक हैं वो काम पर लगाएं, और जब उनको ज़रूरत नहीं है तो उनको काम से हटा दें। तो ये बात आज भी बल पकड़ी हुई है कि ये लेबर फ्लेक्सिबिलिटी या श्रम लोचशीलता की इजाज़त होनी चाहिए। इस नई परिस्थिति ने समाज में एक विरोधाभास या पैराडॉक्स कायम कर दिया। ये विरोधाभास क्या था? यदि सरकार मजदूरों के साथ जाती है तो लागत बढ़ जाती है, और कारखानेदार, मिल मालिक, उत्पादक, उनको अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता, तो इसका उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार मिल मालिकों, कारखानेदारों, उत्पादकों के साथ जाती है तो वो श्रम में लोचशीलता की इजाज़त दे ताकि श्रम की लागत जो है वो कम की जा सके। तो मजदूर नेताओं ने कहा इससे हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जब तो अधिक कामकाज का मौसम है तो हमारा ज़्यादा प्रयोग किया गया, और जब थोड़ा काम हुआ तो हमें निकाल दिया गया।
ये हमारे साथ अन्याय है और उन्होंने कहा कि इस प्रकार हमारा आर्थिक शोषण होता है। तो ये विरोधाभास पैदा हुआ कि क्या हम श्रम लोचशीलता दें या ना दें। प्रश्न उठता है कि अगर श्रम लोचशीलता देते हैं तो क्या इससे समाज में मजदूरों का शोषण बढ़ेगा? नौकरी तो ऐसे मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल के बाद जो है नौकरी मिलती है यहाँ ठेकेदार से कांटेक्ट करने के बाद। फिर भी जो है ठेकेदार नौकरी देने के बाद जब काम होता है तो रखते हैं, उसके बाद में निकाल देते हैं। जब काम होगा तो नेक्स्ट टाइम बुला लेंगे, लेकिन अक्सर जो ऐसा होता है कभी बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते हैं। उसके बाद पैसे भी पूरे नहीं दे पाते हैं, बाद में पैसों के लिए चक्कर लगाते रहते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। तो दौर ऐसा चल रहा है कि बस काम बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब आगे की फिक्र लगी रहती है कि काम मिलेगा, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे टाइम पास होगा। यहाँ पे हमें 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, कमरा किराया है 6-7 महीने हो चुके हैं, उससे किराया भी नहीं दिया। बस ये मकान मालिक को समझा देते हैं कि आज है कल है, आपके लग जाएगी नौकरी, ये होगा वो होगा, और जो हम करते हैं वो काम भी नहीं है। हम और कुछ काम भी करना चाह रहे हैं जिसमें कि 2 पैसे मिल के हम अपने घर का भी खर्च चलाएँ, कमरा किराया भी दे। बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, भाग दौड़ भी कर रहा है। अब जहाँ भी जाते हैं लड़ाई होती है कि अभी कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, ये है वो है, तारीख टाइम सब कुछ बताते हैं, फिर टाइम पे पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी मना होती है कि अगले तारीख में पहली में आना, दूसरी में आना, 10 तारीख में आना, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब मैं काम करते रहा हूँ यहाँ पे, अगर इन्होंने हटा दिया तो फिर मैं आगे जाके मेरा क्या होगा? मैं ढूंढूंगा, अगर किसी ने नहीं रखा फिर मेरे छोटे छोटे भाइयों का क्या होगा? समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में यह सवाल पैदा हुआ कि क्या श्रम लोचशीलता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमें श्रम लोचशीलता देनी चाहिए, लेकिन यह बात सिद्धांत रूप में स्वीकार की गई। जब ऐसा हुआ तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि औद्योगिक विवाद कानून के अंदर संशोधन किया जाए। जैसे ही ये संशोधन की बात फैली, मजदूर नेताओं को ये लगा कि सरकार मिल मालिकों को, कारखानेदारों को, उत्पादकों को ये बेरोक टोक हक दे रही है कि वो जब चाहें मजदूरों को रखें और जब चाहें निकाल दें। उनको ऐसा लगा कि ऐसा करने से सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और उनके साथ मिल मालिक जो व्यवहार करेंगे वो सामाजिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं होगा। ऐसा ही बिरला मिल में नौकरी करते थे हम, यहाँ से मतलब शिफ्ट करके वो हिमाचल प्रदेश ले गए जी हमारे को। हम वहाँ पे गए, हमारे को वहाँ रहने की भी परेशानी है, सारी परेशानी है, फिर हमारा गुजारा नहीं है, बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं यहाँ जी। वहाँ से छुट्टी लेके आते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं जी हमें। वो यहाँ से हम लेट हो जाते हैं 1-2 दिन, हमें फिर वो काम पे नहीं रखते हैं, परेशान करते हैं, रखते हैं, उसके बाद फिर निकाल देते हैं काम पे, कहते हैं हमारे पास तुम्हारे लिए काम ही नहीं है। डिपार्टमेंट हमारा दूसरा, मैं इलेक्ट्रिकल में काम करता हूँ जी, दूसरे डिपार्टमेंट का काम बताते हैं, वहाँ काम करो, काम मैंने कभी किया ही नहीं, कैसे करूँगा जी उसको मैं। प्रश्न उठता है कि अब रास्ता क्या है। अगर मजदूर ये समझते हैं कि मजदूरी कानूनों में संशोधन करने से उनके साथ अन्याय होगा, तो क्या ये अन्याय की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी तरफ कारखानेदार समझते हैं कि अगर ये मजदूरी संबंधी कानून इनमें संशोधन नहीं होता तो वो उत्पादन को नहीं बढ़ा सकेंगे और जितनी उत्पादन में वृद्धि देश के लिए ज़रूरी है वो उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। तो एक तरफ उनका दबाव है, एक तरफ मजदूरों का दबाव है। लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई है वो संघर्ष की परिस्थिति है और उसमें एक दूसरे के प्रति शत्रु का व्यवहार ऐसा माना जाता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप है, ये जो संघर्ष का संबंध है, इसको क्या हम हल कर सकते हैं, ये सवाल पैदा होता है। और जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक समाज के अंदर हम मजदूरों को दबा सकते हैं, उनका दमन कर सकते हैं, लेकिन एक संतुष्ट श्रम शक्ति पैदा नहीं कर सकते। और किसी भी समाज की स्थिरता के लिए संतुष्ट श्रम आवश्यक है। आज हम मजदूर है,
एक तरफ से कहता है जो भारत आज़ाद हुआ तो हमारा आज़ादी कहाँ है? जब हम इस फैक्ट्री के खून पसीना बहा के इतना फैक्ट्री को ये कहाँ से कहाँ पहुँचाए। लाला जी की भी हिम्मत नहीं था इस फैक्ट्री को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाए। सिर्फ मजदूरी होता है, सबसे बड़ा शक्ति मजदूर कमा के दिया है। उस पैसे को इन्होंने जो है अपना तिजोरी में रखा है, मजदूर को एक पैसा नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मालिक सामने आने की हिम्मत नहीं होता है। जब मालिक के सामने हमने काम करके दिया है तो तुम हमारे सामने आने में डरते क्यों हो? हम तो कोई भूत नहीं है, कोई तुम्हारे को मरने के नहीं आ रहा है। हमारा दुख तकलीफ जब घर में जैसे पेरेंट्स होता है, माँ बाप होता है, ऐसे हमने भी आपको जो है इस फैक्ट्री के अंदर बड़े के रूप में अपना पेरेंट्स के रूप में माना है, लेकिन उसकी मूल्य आपने हम लोगों को नहीं दिया। ये आपने ये चाहते थे ये प्रदेश से आया हुआ है और किसी तरीक़ा से ये अपना यहाँ से थैली, अपना बिस्तर और अपना टीन टपरा लेके ये अपना जगह चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। उद्योगपति तो ऐसा समझते हैं कि उत्पादन की लागत कम करने के लिए मजदूरों की संख्या कम करनी होगी। ये सोचना बहुत हद तक गलत है, क्योंकि मजदूरी उत्पादन की लागत का एक हिस्सा है। उत्पादन की लागत के और अंश भी हैं जिनमें किफ़ायत की जा सकती है। केवल मजदूरी को कम करके ही लागत को कम नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि मजदूरी अनियमित रूप में बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन मजदूर को एक सीमा तक ही आप दबा सकते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं दबाना चाहिए। लेकिन उद्योगपति तो ये समझते हैं कि उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है लागत को कम करने के लिए मजदूरों की संख्या को किस प्रकार लगातार कम करते चले जाएं और उनका विस्थापन किस तरीके से हम पूंजी के द्वारा करते चले जाएं। ये जो धारणा है, इससे पूंजीपतियों के लाभ तो बढ़ सकते हैं, लेकिन समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम होगी कि नहीं, इसमें बहुत ही संदेह है। मैं 12 साल से उम्र से काम कर रहा हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में काम करता था, उसके बाद में बिरला कॉटन में मिल में आ गया। यहाँ आने के बाद मैंने 33 साल काम करने के बाद बिरला कॉटन मिल्स बिगड़ पूर्व सूचना के हमारा विभाग बंद कर दिया, जिसमें 3,500 आदमी प्रभावित हो गए। हमारी किसी भी नौकरी के बारे में कोई व्यवस्था नहीं, हमें एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जिसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं थी। तो उसके तब से आज तक हम बेकार हैं और अब हमें मकान खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं और हमारा पैसा भी जो है वो कंपनी के पास ही है, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 नोटिस दिए जा रहे हैं और हमें कोर्ट में उलझाया गया हुआ है और कोर्ट के कोई फैसले नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। समाज में श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच एक संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में पूंजीपति ये कहते हैं कि श्रमिकों को पुनर्गठन की सामाजिक लागत अदा करनी होगी, यानी कि अगर कुछ नौकरियां हटाई जाती हैं तो ये पुनर्गठन की लागत है। लेकिन ऐसा करने से तो समाज में विरोध ही पैदा होगा और इस विरोध की अग्नि को अगर हमने शांत करना है तो ये समझना होगा कि श्रमिकों की क्या अपेक्षाएं हैं और पूंजीपति उनको किस प्रकार से सहानुभूति से हल कर सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते और दमनकारी ढंग से श्रमिकों को दबाना चाहते हैं, कुछ समय के लिए भले ही वो दब जाएं, लेकिन उनका विरोध जो है वो फिर प्रकट होगा कुछ समय के बाद और हो सकता है और ज़्यादा जोर से प्रकट हो। ये विरोध प्रकट न हो, इसके लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। बुरा हाल कर रखा है, किसी के घर कुछ बनता है, किसी के नहीं है, कोई एक दूसरे से मांग के खा रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब जाके यहाँ पर काम चल रहा है। ना तो बच्चों को पढ़ाने को हो रहा है, कहाँ से पढ़ाएं? और ये समस्या सबकी नहीं, मजदूर जितने भी मजदूर हैं सबके साथ में, सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, कहाँ जाएगा कोई इंसान? आज हम लोग हैं, हम भी फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन वहाँ से भी आज कह देते बंद कर रहे हैं जी, जाओ, कहाँ जाए? आदमी कमाते नहीं है, घर बैठे हुए बच्चों को आके मारते हैं, पीटते हैं, काम नहीं है तो क्या करा जाए?
और ये हमें निकालने में लग रहे हैं। हमें पता नहीं है मालिक कैसा मालिक है। नौकरी छीन ली, अब घरों से भी निकालने की कोशिश कर रहा है। सरकार के पास वो सुनाई करे नहीं मालिक वो कैसा मालिक, हम सुन में नहीं आ रही। कई आदमी तो जान से मर गए हम भूख के हमारे, ये हालत कर रखी है मालिकों ने। और कभी जुलूस वलूस लेके जाते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं, पुलिस वाले हमें यहीं रोक लेते हैं कई बार। तो फिर कभी कहते हैं चलो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे। तो इन्होंने मालिकों ने घोर अत्याचार कर रखा है हमारे साथ, जानबूझ के, जो हम वैसे तड़प के मर रहे हैं। दुनिया भर के हमने कर्जे इतने कर रखे हैं, जो घर में जाते हैं हमें शर्म होती है। यहाँ पड़े रहते हैं, रात को जब अंधेरा हो जाता है चुपके से घर जाके पड़े जाते हैं। घर में रोटी मिलती है तो ठीक है, नहीं हम भूखे ही सो जाते हैं। हम अपने देश में टेक्नोलॉजी का विकास, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों को आमंत्रित कर रहे हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा झुककर भी उनको न्योता देते जा रहे हैं। परिणाम ये हुआ है कि बहुराष्ट्रीय निगम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही श्रमिकों का कम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी या पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसीलिए सुधार उपरांत काल के अंदर ये देखा गया कि रोजगार की जो वृद्धि दर है वो केवल 1% हुई है, जबकि आर्थिक सुधारों के पहले 1980 के दशक में ये रोजगार की वृद्धि दर 2.4% थी। अब प्रश्न उठता है कि उत्पादन तो बढ़ा लें, लेकिन अगर रोजगार कम हो जाता है और लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो इससे असंतोष पैदा होता है। तो क्या हम थोड़े से लोगों को संतुष्ट करेंगे, उनको अच्छा रोजगार देंगे, या ज़्यादा मात्रा में लोगों को संतुष्ट करेंगे रोजगार को बढ़ावा देकर? ये प्रश्न अब समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रहा है और अब जो नई योजना बन रही है उसमें ये प्रश्न उभर कर आया है कि रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इसमें कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए ताकि हमारे देश में जो असंतोष फैल रहा है बेरोजगारी के कारण वो उत्पन्न ना हो। 1971 से यहाँ एम्प्लॉय हूँ मैं, और मेरी घरेलू परेशानी ऐसी है कंपनी बंद होने के बाद, मेरी क्या आम मजदूरों की है। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ को कैंसर है, कैंसर से पीड़ित है, वो मौत की हालत में पड़ी है, लेकिन इन मालिकों को जरा भी तरस नहीं आ रहा कि इस बंदों का यहाँ कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे लड़का था एक, वो बच्ची पढ़ाई छूट गई, वो बेचारा बेकार हो गया, ना वो काम का है ना कहीं करता है। मैं इतना परेशान हूँ कहने की हद नहीं। इस सारी परेशानियों के बावजूद इसमें हमारे परिवार के सदस्यों पर भी असर पड़ा है, जिसमें मेरी जो घरवाली है उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है और उससे हम और ज़्यादा उलझ गए हैं। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें, कोई हमें नज़र नहीं आता। हमारा कितने लेबर मर चुका है अभी तक गिनती में नहीं है। ऐसे 60-65 लेबर जो है मर चुके हैं, और देश में बाहर जो है आया हुआ है वो अपना गांव में जाके कितने मरे हैं उसकी कोई अभी गिनती नहीं है। और आत्महत्या की, इस फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर है उसमें से 2-4 आत्महत्या भी की है। एक आनंदी शर्मा है जो अपने शरीर में मिट्टी का तेल डाल के और मिट्टी का तेल पी के उसने साफ शब्दों में बोला जो भाई कंपनी से हमारा कोई हिसाब नहीं हुआ और जो है मैं अपना परिवार नहीं पाल सकता, इस वजह से जो है मैं अपना शरीर को जो है मैं रख रहा हूँ। मालिक के कान में भी उस बात को पहुँचा, लेकिन मालिक ने जो है पैसा देके उस केस को भी दबा दिया। आज हम लोगों की हालत ये हुआ, हम लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट चुका है। आज जो उद्योग में परिवर्तन हो रहे हैं और जो औद्योगिक पुनर्गठन होता है उसकी एक सामाजिक लागत है। इस सामाजिक लागत के कुछ दुखदायी पहलू हैं। चेष्टा ये होनी चाहिए कि उन दुखदायी पहलुओं को कम किया जाए, उनकी तीव्रता को कम किया जाए। महात्मा गांधी एक बड़े दृष्टा थे। उन्होंने ये सोचा कि इसका एक ही हल है, और वो हल क्या है? समझौतावादी दृष्टि को अपनाना, ना कि दमनकारी दृष्टि को अपनाना। दमन से तो विरोध पैदा होता है और समझौतावादी दृष्टि से विरोध कम होता है। तो गांधी ने ये कहा
कि उद्योगपतियों को ये चाहिए कि वो समझें कि ये जो श्रमिक हैं उनके औद्योगिक समुदाय का एक हिस्सा हैं और उनके साथ प्रेम का भाव, उनके हितों की रक्षा ये उद्योगपतियों को करनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का जो विचार था वो दिया और ये कहा कि उद्योगपति जो हैं वो श्रमिकों के ट्रस्टी बने, उनके हितों के रक्षक बने। अगर ऐसा समाज बनता है तो वो स्थिर समाज बनेगा, वो संतुष्ट समाज बनेगा। ऐसा गांधी जी का विचार था और मैं समझता हूँ कि गांधी जी एक दृष्टा थे। बहुत दूर तक उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी है, ये जो संघर्षमय समाज है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। स्थिरता लाने के लिए हमें सहयोग की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की समस्याओं को समझने की ज़रूरत है और समझौतावादी दृष्टि को अपनाना होगा।